कभी मुगल, कभी आदिलशाही, इन्हीं सल्तनतों की छाती रौंद कर हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा है हमने। आई भवानी नावाना। एक विचार को पर्दे पर उतारने के लिए पूरे 10 साल का लंबा इंतजार, एक ऐसा विशाल बजट जो 100 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। जो किसी भी क्षेत्रीय सिनेमा के लिए एक समय बिल्कुल अकल्पनीय माना जाता था। बिल्कुल। और रिलीज के बाद एक ऐसा अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जहां कुछ फिल्म समीक्षक इसे महज एक लंबी कॉमिक बुक बता रहे हैं, जबकि आम दर्शक थिएटर्स में से एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर बनाकर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र यही विरोधाभास है। हमारे पास जानकारी और स्रोतों का एक पूरा अंबार है। हाँ, हमने विकिपीडिया के विस्तृत लेख देखे हैं, बॉक्स ऑफिस के वो चौंकाने वाले आंकड़े खंगाले हैं और उन क्रिटिकल समीक्षाओं का भी अध्ययन किया है। राइट। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा मिशन आज सिर्फ 2026 की फिल्म राजा शिवाजी की कहानी या कमाई पर बात करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा विचार डेवलपमेंट हेल के 10 साल के चक्रव्यूह से बाहर निकला। और ये भी डिकोड करेंगे कि कैसे ये मराठी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बन गई। और सबसे जरूरी बात, इस फिल्म ने दर्शकों और आलोचकों के बीच इतनी गहरी वैचारिक खाई क्यों पैदा कर दी। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इस यात्रा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक महान ऐतिहासिक फिल्म कभी रातों रात नहीं बनती। हाँ, लेकिन एक दशक का समय, मतलब 10 साल तो बहुत होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर हम स्रोतों पे नजर डालें तो इस प्रोजेक्ट के बीज 2014-2015 के आसपास ही बो दिए गए थे। जहां तक मुझे याद है उस समय निर्देशक रवि जाधव इसके निर्देशन की कमान संभालने वाले थे, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। रितेश देशमुख और रवि जाधव ने इस पर काम भी शुरू कर दिया था। स्क्रिप्ट के कई ड्राफ्ट लिखे गए, यहाँ तक कि पोस्टर भी डिजाइन हो गए थे। अरे वाह, फिर क्या हुआ? फिर चीजें अचानक ठंडे बस्ते में चली गईं। इंडस्ट्री की भाषा में इसे डेवलपमेंट हेल कहा जाता है। मतलब जब कोई प्रोजेक्ट सालों तक सिर्फ कागजों और बैठकों में फंसा रह जाता है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि समय के साथ फिल्म का जो मूल विजन है वो धुंधला पड़ने लगता है। राइट। लेखकों के बदलने से टोन बदलती है। हाँ, और निर्देशकों के बदलने से तो फिल्म की पूरी आत्मा ही बदल सकती है। ऐसे में किसी प्रोजेक्ट का जिंदा बचना ही एक चमत्कार होता है। चमत्कार तो हुआ, लेकिन एक नए रूप में। फिर 2020 में एक बेहद महत्वाकांक्षी घोषणा हुई। सैराट जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले निर्देशक नागराज मंजुले के साथ मिलकर इसे एक ट्रिलॉजी बनाने ही योजना सामने आई। देखिए, ट्रिलॉजी का विचार मराठी सिनेमा के लिए बहुत बड़ा कदम था। अमूमन हम हॉलीवुड फ्रेंचाइजी या हालिया दक्षिण भारतीय फिल्मों में ऐसा देखते हैं। तो उनकी योजना क्या थी? योजना ये थी कि पहली फिल्म उनके शुरुआती जीवन पर होगी, दूसरी राजा शिवाजी मराठा साम्राज्य की नींव रखने पर, और तीसरी छत्रपति शिवाजी उनके पूरे भारतवर्ष पर प्रभाव को दर्शाएगी। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट और भव्य विजन था। लेकिन फिर कोविड-19 ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया। इस महामारी ने न सिर्फ फिल्म की शूटिंग को रोका, बल्कि इसके पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया। हाँ, और लगभग 2 साल की देरी के बाद नागराज मंजुले इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया। मतलब एक बार फिर ये प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। अक्सर ऐसे झटके किसी भी फिल्म को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। मैं कहूंगी कि जब कोई इतना बड़ा निर्देशक प्रोजेक्ट छोड़ता है तो स्टूडियो और फाइनेंसर्स भी पीछे हटने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। 2024 में रितेश देशमुख, जो मुख्य अभिनेता भी थे, उन्होंने खुद निर्देशन की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। हाँ, और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया ने निर्माता को खुद आगे आने के लिए प्रेरित किया। मैं इस पूरी प्रक्रिया को देखकर यही सोच रहा था कि इस फिल्म को बनाना खुद में एक वास्तविक ऐतिहासिक मराठा किला बनाने जैसा था। वो कैसे? मतलब एक ऐसा किला जिसे बनने में 1 दशक लगा, जिसके लिए कई आर्किटेक्ट यानी निर्देशक बदले गए, और अंततः इसके लिए 100 करोड़ रुपए के एक विशाल खजाने की आवश्यकता पड़ी। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जब आर्किटेक्ट बदलते हैं तो किले की नींव भी अस्थिर होने का डर रहता है। बिल्कुल। रितेश देशमुख का खुद निर्देशन में उतरना उस नींव को स्थिर करने का एक प्रयास था। ये उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक पैशन प्रोजेक्ट था। और जब पैशन जुड़ जाता है तो बजट की सीमाएं अक्सर टूटने लगती हैं। हाँ, और वो पैशन पर्दे पर दिखाई भी देता है। 100 दिनों तक महाबलेश्वर, वाये, सतारा की असली लोकेशंस और मुंबई की फिल्म सिटी में शूटिंग चली। फिल्म सिटी में
शिवनेरी और रायगढ़ किले के विशाल और भव्य सेट बनाए गए थे। लेकिन इस भव्यता को हासिल करने की कीमत सिर्फ रुपयों में नहीं चुकाई गई, एक बहुत ही दुखद घटना भी हुई थी। हाँ, जो रिपोर्ट सामने आई वे फिल्म निर्माण के उस स्याह पहलू को उजागर करती हैं जिसे अक्सर दर्शक पर्दे की चकाचौंध में भूल जाते हैं। अप्रैल 2025 में सातारा की कृष्णा नदी में शूटिंग के दौरान एक 26 वर्षीय डांसर सौरभ शर्मा डूब गए। ये बहुत ही दुखद था। हाँ, ये खबर एक बहुत ही कड़वी याद दिलाती है कि जब हम पर्दे पर विशाल सेनाओं और भव्य दृश्यों को देखकर तालियां बजाते हैं तो उसके पीछे सैकड़ों लोगों की जमीनी मेहनत, पसीना और कई बार उनकी जान का जोखिम भी शामिल होता है। यह घटना ये भी दर्शाती है कि आउटडोर लोकेशंस पर इतनी बड़ी क्रू के साथ काम करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। जब आप 100 करोड़ का दाव लगा रहे हैं तो हर दिन का शेड्यूल बहुत कड़ा होता है। दबाव चरम पर होता है। अब इस 100 करोड़ के आंकड़े पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। मराठी सिनेमा के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि एक क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा बजट कैसे रिकवर किया जा सकता है? महाराष्ट्र के दर्शकों का तो एक निश्चित दायरा है। इसीलिए निर्माताओं को एक पैन इंडिया रणनीति अपनानी पड़ी। फिल्म को पूरे भारत में रिलीज करने का एक स्पष्ट व्यावसायिक दृष्टिकोण। लेकिन वो दृष्टिकोण सिर्फ डबिंग करने से तो पूरा नहीं होता, राइट? एग्जैक्टली। अगर आपको उत्तर भारत या देश के अन्य हिस्सों में स्क्रीन चाहिए तो आपको ऐसे चेहरे चाहिए जिन्हें वो दर्शक पहचानते हों। ये एक विशुद्ध गणित है। मतलब सिर्फ विषय के दम पर 100 करोड़ वापस नहीं आ सकते। हाँ, आपको एक ऐसा आकर्षण पैदा करना होता है जो भाषा की सीमाओं को पार कर जाए। यही कारण है कि इस फिल्म की कास्टिंग में मराठी और हिंदी सिनेमा का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। बिल्कुल। रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में है, लेकिन मुगलों और अन्य ऐतिहासिक किरदारों के लिए बॉलीवुड के दिग्गजों को लाया गया। जैसे संजय दत्त को अफजल खान की खूंखार भूमिका दी गई, अभिषेक बच्चन संभाजी शाहजी भोसले के रोल में आए और विद्या बालन खदीजा सुल्ताना बनी और बोमन ईरानी पीर बाबा के रूप में नजर आए। संजय दत्त का अफजल खान बनना मुझे लगता है कास्टिंग का एक बहुत ही चतुर निर्णय है। हाँ, अफजल खान का किरदार एक बहुत बड़े खतरे का प्रतीक है। जब संजय दत्त पर्दे पर आते हैं तो उनका अपना एक मास अपील और आभा मंडल होता है जो बिना कुछ कहे ही स्क्रीन पर एक भारी पल्ला देता है। बिल्कुल। मैं इस रणनीति को समझ रहा हूं, लेकिन यहां मैं एक तीखा सवाल उठाना चाहूंगा। जिस कास्टिंग ने सबसे ज्यादा शोर मचाया वो थी सलमान खान की। उनका जीवा महाला के रूप में कैमियो। हाँ, उन्होंने इसके लिए सिर्फ 2 दिन की शूटिंग की और एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया। हाँ। क्या सलमान खान जैसे एक मुख्य धारा के बॉलीवुड सुपरस्टार का कैमियो कहानी को ऐतिहासिक रूप से मजबूत करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। या फिर ये सिर्फ हिंदी भाषी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने की एक चतुर व्यावसायिक रणनीति मात्र थी जो शायद मुख्य कहानी से ध्यान भटका सकती थी? देखिए, ये सिनेमा का वो दौराहा है जहां कला और व्यापार आपस में टकराते हैं। ऐतिहासिक रूप से जीवा महाला का किरदार अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान के हमले के दौरान शिवाजी महाराज की जान बचाई थी। एग्जैक्टली। अब सोचिए, एक निर्देशक के तौर पर आप उस क्षण को दर्शकों के लिए कैसे यादगार बनाएंगे? मतलब आप उस पल के प्रभाव को बढ़ाने की बात कर रही हैं। ठीक यही बात है। अगर उस रक्षक के किरदार को कोई अनजानी या नया अभिनेता निभाता तो शायद दर्शक उस दृश्य के ऐतिहासिक वजन को उस तरह महसूस नहीं कर पाते। पॉइंट है। जब सलमान खान जैसा सुपरस्टार महाराज की रक्षा के लिए स्क्रीन पर उतरता है तो पूरा थिएटर गूंज उठता है। ये ऐतिहासिक सत्यता के साथ लार्जर देन लाइफ सिनेमाई प्रभाव को जोड़ने की रणनीति है। हाँ, इसका व्यावसायिक फायदा तो निर्विवाद है। और ये उस दृश्य की ऊर्जा को भी कई गुना बढ़ा देता है। जब हम इस ऊर्जा और भव्यता की बात कर रहे हैं तो ये सीधे हमें उस चर्चा की ओर ले जाता है जहां ये फिल्म सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रही, इसका रिसेप्शन। हाँ, समीक्षकों की राय और दर्शकों के प्यार के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास। एक तरफ आलोचक हैं जो इसमें कमियां निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ दर्शक हैं जो इसे बॉक्स ऑफिस की सुनामी में बदल रहे हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें तो ये विभाजन वास्तव में सिनेमाई इतिहास के सबसे क्लासिक उदाहरणों में से एक बन गया है। समीक्षकों के नजरिए से देखें तो उन्होंने कुछ चीजों की तारीफ भी की, जैसे रितेश देशमुख के अभिनय की और अजय अतुल के संगीत की। हाँ, वो संगीत तो हर रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य को जान है। और संतोष सीवन की सिनेमेटोग्राफी, जिसने 17वीं सदी के परिदृश्य को पर्दे पर उकेरा, उसे भी काफी सराहा गया। लेकिन तारीफों का सिलसिला यहीं रुक गया। आलोचकों ने फिल्म की कमियों को भी उजागर किया। सबसे पहली शिकायत तो रन टाइम की थी। हाँ, मराठी संस्करण 195 मिनट का है और हिंदी 187 मिनट का।
आज के दौर में 3 घंटे से ज्यादा की फिल्म ये थोड़ा ज्यादा है। इसके साथ ही कमजोर सीजेआई और विजुअल इफेक्ट्स की आलोचना हुई और हर दूसरे एक्शन सीन में स्लो मोशन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल को थकाऊ बताया गया। समीक्षकों ने इसे अमर चित्र कथा शैली की फिल्म कहकर भी आलोचना की, राइट? हाँ, मतलब कि फिल्म में किरदारों के कोई ग्रे शेड्स या नैतिक जटिलताएं नहीं है। कहानी सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच के एक सीधे टकराव के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो क्या समीक्षक एक ऐतिहासिक फिल्म से अनावश्यक जटिलता की उम्मीद कर रहे थे? ऐसा लगता है कि उनकी उम्मीद शायद आज के दौर के उस ग्रिटी यथार्थवाद से थी जहां किरदार मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा उलझे हुए नजर आते हैं। यहीं पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब हम आलोचकों की इस यथार्थवाद की मांग को देखते हैं और फिर बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लगता है जैसे वे दो अलग दुनियाओं की बात कर रहे हों। बिल्कुल। पहले ही दिन भारत में 11.35 करोड़ की कमाई, जो मराठी सिनेमा के लिए एक नया रिकॉर्ड था, और कुल 86.65 करोड़ का शानदार कलेक्शन। क्या यह संभव है कि आम दर्शक बस एक भावनात्मक, सम्मानजनक और भव्य श्रद्धांजलि देखना चाहते थे? उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी जटिलता नहीं चाहिए थी? ये बिल्कुल संभव है। जब बात सांस्कृतिक महानायकों की आती है तो दर्शकों का मनोविज्ञान पूरी तरह से बदल जाता है। दर्शक थिएटर में इस उम्मीद से नहीं जाते कि वे कंप्यूटर ग्राफिक्स की कमियां गिनेंगे। यानी वे स्क्रीन पर पिक्सल नहीं बल्कि भावनाएं देखने जाते हैं। एकदम सही। जब स्क्रीन पर शिवाजी महाराज का कोई बहादुरी भरा दृश्य आता है और बैकग्राउंड में अजय अतुल का जय शिवराय का संगीत बजता है तो वह ध्वनि और दृश्य का मेल एक ऐसा सामूहिक अनुभव पैदा करता है जो किसी भी तकनीकी खामी को पीछे छोड़ देता है। हाँ, सांस्कृतिक भावनाएं और मास अपील अक्सर सिनेमाई तकनीकी खामियों पर हावी हो जाती हैं। अमर चित्र कथा शैली का होना शायद दर्शकों के लिए कोई कमी नहीं बल्कि एक जरूरत थी। वे अपने नायक को उसी शुद्ध रूप में देखना चाहते थे। लेकिन जब कोई कहानी इतने बड़े ऐतिहासिक नायक से जुड़ी हो तो वो भावनाएं सिर्फ सिनेमा घोड़ों तक सीमित नहीं रहती। हाँ, वो अक्सर अदालत के दरवाजे तक पहुंच जाती हैं। बिल्कुल। रिलीज से ठीक पहले इस फिल्म को भी एक गंभीर कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ा। भारत में ऐतिहासिक फिल्मों के मामले में ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर देखा गया है कि रिलीज होने के कुछ दिन पहले ही विवाद खड़े हो जाते हैं। स्रोतों के मुताबिक एक एनजीओ द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई थी। उनकी आपत्ति बहुत स्पष्ट थी। फिल्म के शीर्षक में छत्रपति शब्द क्यों नहीं है? फिल्म का नाम सिर्फ राजा शिवाजी रखा गया था। हाँ, और याचिकाकर्ता का तर्क था कि ये उपाधि न लगाना शिवाजी महाराज के प्रति अपमानजनक है। इस तरह की याचिकाएं फिल्म निर्माताओं के लिए सच में रातों की नींद उड़ाने वाली होती हैं। करोड़ों का दाव लगा होता है और रिलीज में बस कुछ ही दिन बचे होते हैं। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाँ, और निर्माताओं का जो तर्क था वो बहुत ही ठोस था। उन्होंने अदालत के सामने स्पष्ट किया कि फिल्म का कथानक 1674 से पहले का है। मतलब ये कहानी फिल्म छावा से पहले की है। ये शिवाजी महाराज के शुरुआती संघर्षों और उनके छत्रपति बनने से पहले के जीवन पर केंद्रित है। एग्जैक्टली। यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड यानी CBFC ने भी इसी ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर फिल्म को प्रमाणित किया था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अदालत ने खुद इस बात पर गौर किया कि ये याचिका रिलीज से कुछ दिन पहले ही आई थी। क्या फिल्म के शीर्षक को लेकर उपजा ये विवाद वास्तव में सम्मान की लड़ाई थी, या फिर ये सिर्फ रिलीज से ठीक पहले पब्लिसिटी हासिल करने या फिल्म को रोकने का एक तरीका मात्र था? देखिए, ऐतिहासिक शख्सियतों पर फिल्म बनाना हमेशा तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। एक तरफ कला है और दूसरी तरफ लोगों की गहरी भावनाएं। हाँ, और ऐसे अंतिम क्षणों के विवाद कई बार फिल्म के इर्द गिर्द एक ऐसा शोर पैदा कर देते हैं जो अनजाने में मार्केटिंग का ही काम कर देता है। बिल्कुल। लेकिन निर्माताओं ने यहाँ क्रोनोलॉजिकल सटीकता यानी घटनाओं के सही समयकाल का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए एक ढाल के रूप में किया। इतिहास के अनुसार उस कालखंड में महाराज का राज्याभिषेक नहीं हुआ था और यही तथ्य उनका सबसे बड़ा बचाव बना। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो राजा शिवाजी सिर्फ एक पीरियड ड्रामा या 100 करोड़ की फिल्म नहीं रह जाती। मैं कहूंगी कि ये एक फिल्म निर्माता की 10 साल की जिद, एक शानदार पैन इंडिया विजन और दर्शकों की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव का एक अद्भुत उदाहरण है। और श्रोताओं के लिए इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में, चाहे वो आपका निजी करियर हो या कोई कलात्मक रचना, दृढ़ता कैसे काम आती है। बिल्कुल। 10 साल का समय, कई रुकावटें, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो रास्ते बन ही जाते हैं। और दर्शकों की प्रतिक्रिया से हमने ये भी सीखा कि
कैसे कभी-कभी परफेक्शन से ज्यादा भावना और नियत मायने रखती है। ये सिनेमा का सबसे खूबसूरत सच है। तकनीक केवल एक माध्यम है। बिल्कुल। और इसी चर्चा के बीच मेरे मन में एक विचार लगातार घूम रहा है जो मैं साझा करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हमने देखा कि ये फिल्म 1674 से पहले की कहानी है। सिर्फ शिवाजी महाराज के छत्रपति बनने से पहले के संघर्षमय जीवन को दिखाने के लिए ही मराठी सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े बजट यानी 100 करोड़ और इतने भव्य तकनीकी तामझाम की आवश्यकता पड़ गई। सही बात है। तो जरा सोचिए, भविष्य में जब उनके राज्याभिषेक के बाद के संपूर्ण मराठा साम्राज्य के विस्तार और उसके चरम गौरव को पर्दे पर पूरी सटीकता के साथ उतारने का प्रयास किया जाएगा। ओहो, वो तो एक अलग ही स्तर का प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल। तब सिनेमाई तकनीक, बजट और रचनात्मकता का वो पैमाना क्या होगा? क्या हमारी वर्तमान तकनीक उस अद्वितीय भव्यता और उस विशाल ऐतिहासिक पैमाने के साथ न्याय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद उस भव्यता के लिए हमें एक नई सिनेमाई क्रांति का इंतजार करना पड़े। यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, नई चीजों को गहराई से समझते रहिए और अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा।